नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल्स में। और हम टॉपिक पढ़ रहे थे वेक्टर एनालिसिस। इस वेक्टर एनालिसिस में हमने सीखा था सब्सट्रैक्शन, एडिशन, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का वियोजन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स का आपस में हम मल्टीप्लीकेशन कराने वाले हैं। लेकिन ये टॉपिक हमारा इस पूरे वेक्टर एनालिसिस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? अगर इसको हम सोचें तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हमारे पास 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज थी और उन क्वांटिटीज से मिक्स करके आपस में उन क्वांटिटीज को हम नई क्वांटिटी बनाया करते थे। और वो जो नई क्वांटिटी बनती थी उसको हम डिराइव्ड यानी कि व्युत्पन्न राशियां कहते थे। अब हम सीखना चाह रहे हैं कि जो हमें नई क्वांटिटी मिल रही है वो कैसी है, उसके पास भी डायरेक्शन है या नहीं है। अगर उसके पास डायरेक्शन नहीं है तो हम उसे अदिश यानी कि स्केलर कहेंगे। अगर उसके पास डायरेक्शन आ जाता है तो हम उसे वेक्टर कहेंगे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो नई क्वांटिटी हमें मिलने वाली है वो स्केलर भी हो सकती है और वेक्टर भी हो सकती है। उसके पास दिशा हो भी सकती है और दिशा नहीं भी हो सकती। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है लकड़ी का गुटका। और हमने क्या किया कि इसको पकड़ा इस तरह से और इस पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया ऐसे। और जब हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो हमने देखा ये जो गुटका है ये यहां से यहां पहुंच गया, इसकी लोकेशन नहीं आ गई। तो आप क्या देखेंगे कि इसकी इनिशियल कंडीशन ये थी, फाइनल कंडीशन ये थी, और ये यहां से यहां तक विस्थापित होता है यानी कि डिस्प्लेसमेंट करता है। ये है आपका फोर्स और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं आपसे कहूं एक बोरी उठाइए और लाद कर ले जाइए, तो सीधे सीधे मैं आपसे कहूंगा कुछ काम करिए। वैसे ही यहां पर भी आप देख रहे हो, फोर्स लगाकर हमने इस बॉडी को डिस्प्लेस किया और हमने क्या किया, वर्क किया। तो यहां पर जो नई क्वांटिटी बनी वो बनती है वर्क, और वर्क हमें मिलता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। तो अभी हम देख रहे हैं ये जो वर्क है ये कैसा है, स्केलर यानी कि अदिश। जब भी आपसे किसी भी वर्क को करने के लिए कहा जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। मैं आपसे कहूं कि आप जो है 100 जूल वर्क करिए, तो 100 जूल वर्क आप किसी भी डायरेक्शन में जाकर कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन चूज करना नहीं पड़ेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं हमारे पास पहली क्वांटिटी है फोर्स जो कि है वेक्टर, दूसरी क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, ये भी है वेक्टर, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमें जो क्वांटिटी मिली वो कैसी है, स्केलर। तो हम देख रहे हैं दो वेक्टर क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाइड होकर जो नई क्वांटिटी बना रही हैं वो स्केलर हो सकती है। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल। यहां पर आप देख रहे हैं ये हमारे पास लकड़ी का एक दरवाजा है जिसमें हमने ये एक पल्ला फिक्स कर रखा है, ठीक है, और हम इसे खोलना या बंद करना चाहते हैं। तो खोलने या बंद करने के लिए हमें इसमें एक हैंडल लगाना पड़ेगा। तो हमने यहां पर एक हैंडल इसमें इस तरह से लगा दिया, ओके। अब
हम इसे खोलने के लिए इस हैंडल को पकड़ेंगे और पकड़कर या तो हम खींचेंगे बाहर की ओर या हम धकेलेंगे अंदर की ओर। तो आप क्या देख रहे हैं, या तो हम इसे इस तरह से या हम इसे इस तरह से, दो तरह से घुमा सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये जो हमारे पास पल्ला है ये फिटेड है यहां पर कब्जों से, इनको हिंजेस कहते हैं। तो ये जब हिंजेस से फिटेड है तो ऐसी कंडीशन में हमारे फोर्स का एप्लीकेशन अलग अलग मिलता है। देखिए, हमने इस हिंज से इस हैंडल की डिस्टेंस देखी, ये तो यहां पर इस डिस्टेंस को, डिस्टेंस बिटवीन एंड हैंडल, इसको हम क्या कहेंगे, हम देख रहे हैं स्ट्रेट डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा, हम इस पर लगा रहे हैं फोर्स। तो अगर हम इसे बाहर की ओर खींचते हैं तो ऐसे फोर्स लगाएंगे, आप देख पा रहे हैं। और अगर हम इसे अंदर की ओर भेजते हैं तो हम इस पर ऐसे फोर्स लगाने वाले हैं, धक्का देने वाले हैं ये। और ये दोनों ही जो फोर्सेस आपको नजर आ रहे हैं, मैं इन्हें थोड़ा सा हाईलाइट और कर देता हूं। ये एक फोर्स है और दूसरा फोर्स ये दोनों ही फोर्स इस डिस्टेंस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देखिए, ये हमारी डिस्टेंस थी, हमने इसे पकड़ा और इस तरह से धक्का दिया, ओके, या इस तरह से खींचा। तो हम इसे पकड़कर खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में हम 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो किसी भी दरवाजे के लिए पुल या पुश, दोनों ही कंडीशन में हम डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं फिर से हमारे पास फोर्स है और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है और दोनों ही वेक्टर हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो रिजल्ट है वो बदल रहा है। देखिए, जब हम इसे बाहर की ओर खींचते हैं तो रिजल्ट अलग आता है और अंदर की ओर ले जाते हैं तो रिजल्ट अलग आता है। और यहां पर जो क्वांटिटी क्रिएट हो रही है वो होती है बल आघूर्ण, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं टॉर्क। यहां पर आप देख रहे हैं कि फोर्स से डिस्प्लेसमेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और यहां पर आप देख रहे हैं फोर्स से रोटेशन आ रहा है। रोटेशन का मतलब है घूर्णन से, कि हमारा जो दरवाजा है वो घूम रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के कारण यहां पर एक डायरेक्शनल क्वांटिटी पैदा हो रही है, जिसमें पुलिंग का इफेक्ट अलग है और पुशिंग का इफेक्ट अलग है। तो यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो नई क्वांटिटी बना रहे हैं टॉर्क, ये कैसी है, वेक्टर। इसके पास क्या है, डायरेक्शन। अगर आपको याद हो, हमने आपको सिखाया था जब भी हम किसी पेंच को कसते हैं तो वो नीचे या ऊपर की ओर जाता है, जिससे हमें मिलता था एक्सियल वेक्टर। तो वहां पर भी हम यही देख रहे थे कि उस फोर्स का इफेक्ट अलग था और इस फोर्स का इफेक्ट अलग है। ये जो क्वांटिटी बना रहा है ये बना रहा है वर्क, और वर्क हमारा स्केलर है। और यहां पर जो क्वांटिटी बन रही है ये है टॉर्क, बल आघूर्ण, और ये जो क्वांटिटी है ये वेक्टर है। तो वही दो वेक्टर्स, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक बार मल्टीप्लाई होके हमें देते हैं स्केलर और दूसरी बार मल्टीप्लाई होके हमें देते हैं वेक्टर। तो इस नजरिए से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स है ये दो टाइप का हो जाता है।
तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में हमने दो टाइप देखे, एक में आपको स्केलर क्वांटिटी मिलती है और एक में आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो जैसे ही हमें दो टाइप मिलते हैं तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन भी दो टाइप से करते हैं। और यहां पर हम मल्टीप्लीकेशन को दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। पहला टाइप है हमारा स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणन। दूसरा टाइप है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणन। अब कहां पर आपका सदिश हो रहा है और कहां पर आपका अदिश गुणन हो रहा है यह आप देख पा रहे हैं, लेकिन इसके रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे रखेंगे, कब हम रिप्रेजेंट करें, किस चीज से रिप्रेजेंट करें जिससे हमें समझ में आए अदिश है या सदिश है, स्केलर प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसके लिए हमने दो नोटिफिकेशंस यहां पर ऐड कर रहे हैं। पहला, अगर हमने लिखा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये वाला जो है हिस्सा ये हमें बताता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और अगर हमने यहां पर लिखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ये जो है हमें बताता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो हम यहां पर इनका नया नाम भी रख सकते हैं। हम इस स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं और इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स दो टाइप का हो जाता है, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर, एक डॉट दूसरा क्रॉस। एक का रिजल्ट वर्क है, एक का रिजल्ट टॉर्क है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है, एक वेक्टर क्वांटिटी को जनरेट करता है। तो चलिए हम अलग अलग हिस्सों को अलग अलग सीखते हैं और यहां पर हम एक छोटी सी बात आपको और नोट करा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट और हमारा फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, देखिए जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तब हमें जो क्वांटिटी मिली वो कैसी मिली, स्केलर। तो कहने का मतलब है जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे, एक दूसरे के डायरेक्शन में होंगे, ऐसी कंडीशन में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका स्केलर प्रोडक्ट होगा। और यहां पर देख रहे हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जब आप परपेंडिकुलरली दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो आपको मिलेगा वेक्टर प्रोडक्ट। तो कब आपको स्केलर प्रोडक्ट मिलता है, कब आपको वेक्टर प्रोडक्ट मिलता है, ये आप समझ रहे होंगे। जब आपके वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो आपको स्केलर, और जब आपके वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो आपको वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं इनके बीच दो कोण यहां पर संभव है। अगर मैं इस लाइन को पीछे की ओर बढ़ा दूं तो एक कोण आपको मिलता है ये और दूसरा ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि हमें चुनना है इनमें से सिर्फ न्यून कोण को, यानी कि जो कोण 90 डिग्री से कम है। तो देखिए इस कोण को हमने चुन लिया। बात हो रही है यहां पर अदिश गुणन यानी कि स्केलर प्रोडक्ट की, और हमने आपसे बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्केलर प्रोडक्ट तब आता है जब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो।
बट यहां पर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं। तो हमने सीखा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, और हम अपने इन वेक्टर्स में से किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम वेक्टर बी के बारे में बात कर रहे हैं, और यहां से हम वेक्टर बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, और इधर भी जो है हम दूसरी साइड भी, ये आपको एक साइड दिख रही है, इस पर भी हमने इस वेक्टर बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अभी आप देख पा रहे हैं इस वेक्टर बी का एक कंपोनेंट, एक घटक ये हो गया, और इसी वेक्टर बी का दूसरा घटक ये हो गया। थीटा के साथ वाला घटक हमेशा आएगा कॉस के साथ। तो ये जो हमारा वाला हिस्सा दिख रहा है ये है बी कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो हमें हिस्सा दिख रहा है ये है बी साइन थीटा। अब यहां पर आप देखिए हमें दो कंडीशंस दिख रही हैं। वेक्टर ए परपेंडिकुलर है बी साइन थीटा के, और दूसरा वेक्टर ए पैरेलल है बी कॉस थीटा के। तो कहने का मतलब है वेक्टर ए और बी कॉस थीटा ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो हमने कहा डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन हमें तब मिलेगा जब दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो हमने आपसे कहा कि स्केलर प्रोडक्ट में जो हमें नई क्वांटिटी मिलती है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ अदिश राशि होती है, स्केलर होती है, उसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड अगर होता है तो यहां से देखिए इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, और इस वेक्टर बी का वो हिस्सा जो स्केलर क्वांटिटी में पार्ट ले रहा है वो है बी कॉस थीटा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच बनने वाले एंगल का कोसाइन यानी कि कोज्या, इन तीन चीजों को हमने यहां पर अपने इस डॉट प्रोडक्ट में यूज किया। तो हम यहां से अगर डेफिनेशन बनाना चाहें तो हम क्या कहेंगे, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी is equal to the product of magnitude of vector A and vector B and cosine of a smaller angle between vector A and vector B। आप यहां से देख सकते हैं the scalar product of two vectors is equal to the product of magnitude of vector A and B and cosine of a smaller angle between them। अगर मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो मैं बहुत साफ शब्दों में कह सकता हूं कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणन उन दोनों वेक्टर्स के परिमाणों यानी कि मैग्नीट्यूड्स और उनके बीच बनने वाले न्यून कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। दो सदिशों का अदिश गुणन दोनों सदिशों के परिमाणों व उनके बीच बनने वाले न्यून कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने इसका डेफिनेशन बनाया, लेकिन जो बेसिक कैरेक्टर है वो हम कैसे समझेंगे, वो तरीका वही पुराना वाला तरीका है जिसमें हम साफ साफ कह रहे हैं व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर प्रोडक्ट गिव्स अस अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पर हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही डायरेक्शन में है, यहां हम कह सकते हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहां पर हमें जो क्वांटिटी मिल रही है वो हमें मिल रही है स्केलर। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको शो करता हूं।
हमने 9th में सीखा था, जब हम किसी सिस्टम पर फोर्स लगाते हैं तो वो इस ओर डिस्प्लेस होता है, ठीक है। और वहां पर हमने पढ़ा था W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। तो यहां पर Fs cos थीटा क्यों आया, इसकी भी वजह वही है कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। यहां से आपने इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनाए, एक F cos थीटा और एक F sin थीटा। तो हमारा F cos थीटा हमारे डिस्प्लेसमेंट के साथ है, इसलिए ये हमें कौन सा प्रोडक्ट देगा, स्केलर प्रोडक्ट देगा, और वर्क हमें मिलता है इससे। तो हम यहां से ये भी लिख सकते हैं W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S। एक और क्वांटिटी के बारे में आपको याद दिलाता हूं, हम लोगों ने सीखा था P इज इक्वल टू F V। ये P है पावर, F है फोर्स, V है वेलोसिटी। तो जब आपका फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर मल्टीप्लाइड होते हैं तो हमें देते हैं पावर यानी कि शक्ति। और पावर जो हमारी क्वांटिटी है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पर आप बहुत साफ शब्दों में देख पा रहे हैं कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें एक स्केलर क्वांटिटी देता है, और उसका सिस्टम क्या है कि आप इन दोनों वेक्टर्स के केवल मैग्नीट्यूड लें और इन दोनों वेक्टर्स के बीच बनने वाले एंगल, वो भी स्मॉलर एंगल की कोसाइन को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं। तो ये आपको मिल जाता है पावर का फॉर्मूला FV cos थीटा। चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट है इसमें और कौन सी क्वालिटीज हैं, द क्वालिटीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो सबसे पहली क्वालिटी ध्यान से देखिए, हमारे पास है वेक्टर A और हमारे पास है वेक्टर B। यहां पर हमने इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया, एक B cos थीटा और दूसरा B sin थीटा। और अब हम देखें वेक्टर A डॉट वेक्टर B, तो हमें मिलता है A B cos थीटा, जहां ये है हमारे पास थीटा। चलिए इसी सिस्टम को हम दूसरे तरह से देखते हैं। फिर से हमने लिया वेक्टर A, हमने लिया वेक्टर B, ओके। इस बार हम वेक्टर B को रिजॉल्व नहीं करने वाले, इस बार हम वेक्टर A को तोड़ने वाले। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये है थीटा, ये है हमारे B का डायरेक्शन। अब हम जब A को ब्रेक करते हैं यानी A के कंपोनेंट बनाते हैं, तो अभी आप देख रहे हैं वेक्टर B के कंपोनेंट में एक A के डायरेक्शन में है और एक A के पैरेलल है। तो ऐसे ही अगर हम A को B के डायरेक्शन में तोड़ना चाहते हैं तो पहला जो कंपोनेंट होगा वो B के पैरेलल यानी कि B के डायरेक्शन में, और दूसरा B के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखते हैं, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये हमें एक वेक्टर मिला, और ये हमने एक इसके परपेंडिकुलर खींचे। देखिए एक वेक्टर B के साथ और एक वेक्टर B के साथ 90 डिग्री पर। तो ये वाला जो वेक्टर B के साथ वाला हिस्सा है ये हमें देगा A cos थीटा, और ये हमें देगा A sin थीटा। और हम बात कर रहे हैं B डॉट A की। इस बार हमने A को ब्रेक किया है, इसलिए B में A का मल्टीप्लीकेशन हम देख रहे हैं। और मल्टीप्लीकेशन में हमें ध्यान रखना है, स्केलर में हम उन कंपोनेंट्स को चूज करेंगे जो एक ही डायरेक्शन में हैं। तो आप देख रहे हैं वेक्टर B और A cos थीटा एक ही डायरेक्शन में थे, तो हमें मिल गया B A cos थीटा, और इसे हम लिख सकते हैं A B cos थीटा। तो आप क्या देख रहे हैं, जब आपने A डॉट B किया तो आपको मिला
ए बी कॉस थीटा। आपने बी डॉट ए किया, फिर आपको मिला ए बी कॉस थीटा। तो यहां से एक बहुत छोटा सा सिस्टम क्रिएट हो जाता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। कहने का मतलब यह है कि स्केलर प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है क्रम विनिमय नियम। कहने का मतलब है अगर इन दोनों का क्रम बदल दिया जाए तो मल्टीप्लिकेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज फर्स्ट क्वालिटी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। चलिए दूसरी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है ए बी कॉस थीटा। अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को चेंज ना करें, एज इट इज रहने दें, तो हमारा ये हिस्सा जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसके बाद बचता है आपके पास कॉस थीटा। तो अगर हम थीटा को बदलते जाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट भी चेंज होता जाएगा। तो देखिए यहां पर जो हमें थीटा मिल रहा है ये हमारा वेरिएबल हो गया। चल अब इसको हम वेरी कराते हैं। हमने सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री रखा। इस तरह से हमने 3 थीटा चूज किए। तो थीटा 0, तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 एंड कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। ये 3 चीजें हमें मिल रही हैं। तो इस कंडीशन को अगर हम यहां पर फॉलो कराते हैं तो देखिए ए डॉट बी इज इक्वल टू, इसकी जगह पर आ गया 1, हमें मिला क्या ए बी। कॉस में अगर हम देखें तो कॉस मैक्सिमम होता है 1 और मिनिमम होता है 0। माइनस यहां पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम -1 को मिनिमम नहीं कह रहे। तो हमें यहां पर ए बी मिला और ये कॉस की मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये कैसा है, मैक्सिमम प्रोडक्ट है। अब 0 डिग्री होगा कब? 0 डिग्री इसके बीच थीटा तब 0 होगा जब ए और बी कैसे होंगे, पैरेलल। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इस कंडीशन में, मैक्सिमम की कंडीशन में ए पैरेलल बी मिलता है। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री को। थीटा इज इक्वल टू 90 पर कॉस 90 आपको 0 मिल रहा है। जब आप इस प्लेस पर 0 को पुट कराएंगे तो ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, 0। तो हम देख रहे हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। अब ये कॉस की कैसी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू होने पर इसे हम क्या बोलेंगे, मिनिमम। तो देखिए 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट कब मिनिमम होता है, जब ये थीटा कितना हो जाए, 90। कहने का मतलब है कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी डॉट मल्टीप्लिकेशन, वो क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, 0 मिलेगा। तो मिनिमम की रिक्वायर्ड कंडीशन है वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं तीसरे सिस्टम पर। थीटा 180 की वैल्यू -1। जब यहां पर आप -1 रखेंगे तो देखिए आपको मिलता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू -ab।
तो यहां पर आपको जो प्रोडक्ट मिला वो कैसा मिला, नेगेटिव। तो नेगेटिव प्रोडक्ट होने के लिए दोनों वेक्टर्स को एक दूसरे के साथ अपोजिट होना चाहिए, इस तरह से। वन इज दिस एंड अदर वन इज दिस। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि थीटा के वेरिएशन से हमारा जो वही दो वेक्टर्स हैं वो हमें कभी मैक्सिमम रिजल्ट देंगे, कभी मिनिमम रिजल्ट देंगे, कभी नेगेटिव रिजल्ट देंगे। और इनके बीच बहुत सारे एंगल हैं, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180। तो इन सभी पर हमको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहां पर डॉट प्रोडक्ट में वेरिएशन का जो बेसिक कॉज है वो है थीटा। कि जब ये थीटा चेंज होगा तो आपका डॉट प्रोडक्ट भी चेंज होगा। तो हम यहां से थीटा का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, कॉस थीटा को आप रोक लीजिए और इसके साथ मल्टीप्लाई में जो लिखा है उसको दूसरी साइड भेज दीजिए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ऐसी कंडीशन में आप यहां पर कुछ वैल्यू मिल जाएगी आपको। मान लीजिए कि इसका सॉल्यूशन करने के बाद आपको वैल्यू मिलती है 1/2। तो अगर ये 1/2 है तो कॉस में कितने डिग्री पे 1/2 होता है, 60 डिग्री पे। तो आप कहेंगे थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो इस तरह से जब वेक्टर ए और वेक्टर बी हमें पता हो, उनके मैग्नीट्यूड हमें पता हो, तो ऐसी कंडीशन में हम इनका जो डॉट प्रोडक्ट है उसे कैलकुलेट करके इस एंगल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का मतलब है जब कोई वेक्टर खुद से मल्टीप्लाइड हो जाए और वहां पर हम डॉट प्रोडक्ट को देख रहे हो। जैसे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो ये हो गया सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। तो देखते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा। हमारे डेफिनेशन में हमने सीखा कि जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड, जैसे a का मैग्नीट्यूड a और दूसरा वेक्टर भी a है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड भी a, इसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं और साथ ही साथ इनके बीच बनने वाले एंगल के कोसाइन को मल्टीप्लाई कराते हैं। तो जब दोनों वेक्टर एक ही हैं तो दोनों वेक्टर्स इक्वल होने की कंडीशन सिर्फ एक है, उनका मैग्नीट्यूड और उनका डायरेक्शन दोनों सेम हो। और डायरेक्शन सेम होने का मतलब है दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और पैरेलल होने का मतलब है दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होगा। तो इनके बीच जो एंगल है वो 0 है, इसलिए यहां आता है cos 0। और आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपको मिलेगा a²। तो आप क्या देख रहे हैं, सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर। कहने का मतलब है जब दो वेक्टर से एक दूसरे के साथ खुद ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं डॉट मल्टीप्लिकेशन में, तो उनका जो रिजल्ट है वो हमें उनमें से किसी एक वेक्टर के परिमाण के वर्ग के बराबर मिलता है। अब इसका बेनिफिट क्या है, थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि आपको हमने एक वेक्टर दिया वेक्टर r और हमने इसको कहा वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो अगर वेक्टर r वेक्टर a प्लस b के बराबर है और हम आपसे कहें कि इसका सेल्फ प्रोडक्ट करा दीजिए, तो सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब क्या है,
खुद से खुद का मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर अगर सेल्फ प्रोडक्ट हम देखेंगे तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराते समय आपको डायरेक्शन का खास ख्याल रखना है। तो देखिए अभी हमने सीखा a डॉट ए स्क्वायर, तो r डॉट आर स्क्वायर मिलेगा। यहां से देखिए a का a से मल्टीप्लीकेशन वेक्टर a डॉट वेक्टर a डॉट मल्टीप्लीकेशन कराना है, a से b का मल्टीप्लीकेशन वेक्टर a डॉट वेक्टर b। इसके बाद b का a से मल्टीप्लीकेशन प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a, फिर b का b से मल्टीप्लीकेशन वेक्टर b डॉट वेक्टर b। a डॉट a क्या मिला, a स्क्वायर, a डॉट b ए बी कॉस थीटा, b डॉट a बी ए कॉस थीटा, और a डॉट a जैसे a स्क्वायर मिल रहा है वैसे b डॉट b हमें b स्क्वायर मिल जाएगा। इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले a स्क्वायर देन b स्क्वायर देन ए बी कॉस थीटा और ए बी कॉस थीटा 2ab कॉस थीटा। तो यहां पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमें ये मिल गया। तो आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं, इन दो वेक्टर्स का क्या हो रहा है, एडिशन। और अगर हमें दो वेक्टर्स के एडिशन का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, आप देख पा रहे हैं, तो हम उनका जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है उससे भी उनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का एक तरीका। आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैंने आपको r इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b दिया है तो इसके सेल्फ प्रोडक्ट से आपको क्या रिजल्ट मिलता है, क्या आपको सब्सट्रैक्शन का भी मैग्नीट्यूड मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये हो गया सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। अब इस सेल्फ डॉट प्रोडक्ट को हम थोड़ा सा यूनिट वेक्टर्स पर अप्लाई करते हैं। यूनिट वेक्टर की खासियत आप जानते हैं कि हमारे पास अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर होगा वो कितना होगा, 1। इसीलिए हम इसको यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1। और हमारे जो बेसिक यूनिट वेक्टर्स हैं हम उनकी बात करें तो हमने 3 बेसिक यूनिट वेक्टर्स को सीखा है, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो यहां से हम देखेंगे आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 और के कैप का मैग्नीट्यूड 1। यानी कि हमारे तीनों ही यूनिट वेक्टर्स का जो हमें मैग्नीट्यूड मिलना है वो हमेशा हमें 1 मिलना है। तो हम अगर इन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपस में कराते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं, हमें ये सीखना है। तो सबसे पहले हम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए आई कैप डॉट आई कैप। तो सबसे पहली बात आई, जब हमने a डॉट ए लिया तो a का मैग्नीट्यूड और a का मैग्नीट्यूड, तो यहां तो मैग्नीट्यूड a था लेकिन यहां पर आपको मैग्नीट्यूड कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो इसका आप देखेंगे 1 इंटू 1 इंटू कॉस। अब बात आती है एंगल की। दोनों ही वेक्टर्स आई कैप हैं, यानी कि दोनों ही
एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है और दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री। तो यहां से आपको मिलेगा cos 0, तो ये रिजल्ट आपका हो जाता है 1। ऐसे ही आप अगर जे कैप डॉट जे कैप निकालेंगे, मैग्नीट्यूड 1 देखेंगे, cos 0 देखेंगे, ये भी मिलेगा 1। के डॉट के देखेंगे 1 इंटू 1, और यहां पर भी दोनों ही जेड डायरेक्शन में है, तो एंगल सेम है, रिजल्ट 1। तो हमने क्या देखा, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप एंड के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। ये हमें रिजल्ट मिलता है। तो ये तो हो गया आपका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अगर इन यूनिट वेक्टर्स में हम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ना लगाएं, एक दूसरे से इनको मल्टीप्लाई कराएं, जैसे आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इस तरह से। तो चलिए देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। वेक्टर आई कैप जे कैप, तो हमने सबसे पहले सीखा, पहले दोनों का क्या रखेंगे, मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 और इंटू कॉस। अब बात आती है एंगल। एक है आई कैप जो बताता है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, दूसरा है जे कैप जो हमें बताता है वाई एक्सिस का डायरेक्शन। और अब जबकि हमें ये दोनों एक्सिस के डायरेक्शन मिल रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और परपेंडिकुलर होने का जो केस है, इसमें हम बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि यहां पर थीटा कितना हो जाएगा 90, और cos 90 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। इसलिए जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0। तो अगर हम आई डॉट जे देख रहे हैं तो 90, अगर हम जे और के यानी कि वाई और जेड वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो भी 90 डिग्री, और अगर जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस को देखें तो वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो वहां पर भी एंगल 90 डिग्री। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपने सीखा डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर मिलता है 1, और अगर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे से यहां पर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो हमें मिलता है 0। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं अपने कंपोनेंट की फॉर्म्स में, देख सकते हैं आप। एक है वेक्टर ए, कंपोनेंट्स आई जे और के फॉर्मेट में है। दूसरा है वेक्टर बी, आई जे और के फॉर्मेट में, और हम इनका डॉट मल्टीप्लीकेशन कराना चाहते हैं। तो देखिए डॉट मल्टीप्लीकेशन में हम इसे कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं। सबसे पहले हम इनके मल्टीप्लीकेशन को लिख लेते हैं। यहां पर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, बीच में लगा आपका डॉट, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि हमने दोनों वेक्टर्स को लिख लिया। अब सबसे पहले इस टर्म की मल्टीप्लाई इन तीनों से होगी, तो हम यहां पर इसको इस तरह से लिख रहे हैं ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इसके बाद प्लस और प्लस, इस टर्म की मल्टीप्लाई इन तीनों से होगी, तो ए वाई जे कैप डॉट, डॉट लगाना ना भूलें, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड
के कैप प्लस एंड प्लस। तीसरा टर्म है ए जेड के कैप, इन तीनों से मल्टीप्लाई, तो ए जेड के कैप डॉट लगाना ना भूलें, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। तो इसमें जो संख्या है, संख्या की मल्टीप्लाई संख्या से, वेक्टर की मल्टीप्लाई वेक्टर से, यहां पर ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, ये संख्याएं हैं। जैसे मैंने लिखा 2 आई कैप, 3 जे कैप, 4 के कैप, तो संख्याएं हो गई 2 3 4। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं आई का मल्टीप्लाई आई से भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा। तो देखिए, जब सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, तो ए एक्स और बी एक्स का मल्टीप्लीकेशन, ए एक्स बी एक्स, अगर ये नंबर्स होते 2 और 3 तो 2 3 जा 6 हो जाता। यहां पर नंबर्स नहीं है, इसलिए हम इसे ऐसे लिख रहे हैं। और देखिए आई कैप डॉट आई कैप, तो आई कैप डॉट आई कैप कितना है हमारे पास 1। फिर इसी का मल्टीप्लाई इससे, तो ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हैं ए एक्स बी वाई तो हमारे पास है, लेकिन यहां पर आपको मिल रहा है आई डॉट जे, और हमने अभी सीखा था आई डॉट जे 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0। तीसरे टर्म की बात करें आई डॉट के, आप देख सकते हैं आई डॉट के, तो आई डॉट के बारे में अगर हम बात करें तो हमने सीखा था ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, दोनों इक्वल होते हैं। तो हमारे पास के डॉट आई हो या आई डॉट के हो, दोनों ही क्या है 0 है। तो ऐसी कंडीशन में तीसरा टर्म भी हमें क्या मिल गया 0। चलते हैं अगले ब्रैकेट में, जे डॉट आई, डिफरेंट वेक्टर्स मल्टीप्लीकेशन, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, तो यहां पर आपको ए वाई और बी वाई इंटू 1 ये मिल जाता है। और जे डॉट के आप देख सकते हैं, जे डॉट के कितना है 0, तो इसलिए ये टर्म भी कितना हो गया 0। तीसरा टर्म ए डॉट, तो ए जेड बी एक्स ये तो मिल सकता है, लेकिन के डॉट आई 0, के डॉट जे आप देख सकते हैं के डॉट जे 0, और के डॉट के, देखिए के डॉट के, तो के डॉट के कितना मिल रहा है हमें 1, तो ये तीसरा आपको टर्म मिल जाएगा ए जेड बी जेड। देखिए ए जेड बी जेड ये मिल गया, के डॉट के कितना मिल गया 1। तो ऑल ओवर हम यहां पर देख पा रहे हैं, जो हमने मल्टीप्लीकेशन निकाला उसमें हमें केवल कितना मिला, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। तो अगर दो वेक्टर्स का हम डॉट मल्टीप्लीकेशन कराते हैं तो उसमें आई कैप के साथ, जे के साथ, के के साथ मल्टीप्लीकेशन देता है, और बाकी सारे टर्म्स आपके 0 हो जाते हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। हमारे पास है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप 3 जे कैप -4 के कैप, और हमारे पास वेक्टर बी है 7 आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप, और हमें इन दोनों का डॉट मल्टीप्लीकेशन कराना है। तो देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जब 2 और 7 ये आएंगे तो आपको मिलेगा 14, आई डॉट आई, क्योंकि डॉट मल्टीप्लीकेशन कराने वाले हैं हम 1, 2 इंटू -2 -4 मिलेगा, लेकिन आई और जे 0, ऐसे ही आई और के 0, तो यानी कि बाद वाले तीनों टर्म्स आपको क्या मिल गए 0, करने की आवश्यकता नहीं। फिर आप देखिए 3 इंटू -2
-6 j.j1। और बाकी टर्म्स को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं केवल हमें x x के साथ, y y के साथ और z z के साथ मिलता है। तो यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 3 12 k.k1 ये हमें मिल गया। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 14 - 6 प्लस 12, ठीक है। तो 14 - 6 कितना हो जाएगा 8, और उसमें हमने 12 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 20। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि आपने जो हमारे पास कंपोनेंट्स के फॉर्म में वेक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लिकेशन कराना सीखा। तो दैट्स ऑल ओवर अबाउट योर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और वी कैन से स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो फिलहाल जो अगला हमारा लेक्चर है वो आएगा क्रॉस प्रोडक्ट पे, और वो बहुत ही ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स में डायरेक्शन बहुत ज्यादा महत्व रखता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में हमें जो क्वांटिटी मिलती है हमने सीखा था वो वेक्टर होती है। कैसे हम उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम उसकी प्रॉपर्टीज को एनालिसिस करेंगे, इसके लिए हमारे लेक्चर्स से बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।